Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel. This is Umil Nas. Today we will discuss about psychological testing. साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था साइकोमेट्रिक के बारे में. एक्चुअली ये वो फील्ड ऑफ स्टडी है जिसमें हम एजुकेशनल असेसमेंट हो या फिर साइकोलॉजिकल असेसमेंट हो, उसकी थ्योरीज और टेक्निक्स के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं. यानी कि हम देख रहे हैं कि किस तरह से हम नॉलेज को, एबिलिटीज़ को, एटीट्यूड को और पर्सनैलिटी ट्रेट्स को मेजर कर सकते हैं. इसमें दो मेजर रिसर्च टास्क इंक्लूडेड हैं. द फर्स्ट वन इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड द प्रोसीजर फॉर द मेजरमेंट, और सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है डेवलपमेंट एंड रिफाइनमेंट ऑफ द थ्योरेटिकल अप्रोचेस टू द मेजरमेंट. अब इन दो मेजर टास्क को फॉलो करते हुए भी हम ये कह सकते हैं कि जो भी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है या जो साइकोमेट्रिक्स है उसकी डिटेल स्टडीज़ के अंदर आ जाती है. In psychology, if we talk about measurement, so we are basically interested in either describing the distribution of and or relationship among the abstract concept. For example, जैसे कि political conservatism हो गया, intelligence हो गया, neuroticism हो गया या फिर aggression हो गया. अब ये ऐसे concepts हैं, एक abstract concept है जिनके दरम्यान में हम relationship को identify कर रहे होते हैं, उसको establish कर रहे होते हैं, उसको हम describe कर रहे होते हैं. Basically psychology में हमारा interest यही होता है, इन्हीं चीज़ों को हम measure कर रहे होते हैं. अब हम देखेंगे कॉन्सेप्ट और कॉन्स्ट्रक्ट में क्या डिफरेंस है. तो कॉन्सेप्ट एक्चुअली जनरल टर्म है और कॉन्स्ट्रक्ट वो चीज़ है जिसको हम मेजर कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी चीज़ को मेजर कर रहे हैं तो उसकी एक एबिलिटी भी तो है, वो एक कॉन्सेप्ट भी तो है. जैसे कि अभी आप एग्जांपल देखेंगे इसकी तो क्लियर हो जाएगा. कॉन्सेप्ट इज एक्चुअली एन एब्स्ट्रैक्शन फॉर्म बाय द जनरलाइजेशन फ्रॉम द पर्टिकुलर्स. यानी कि एब्स्ट्रैक्ट्स जो है वो हार्ड टू डिफाइन है. फॉर एग्जाम्पल इंटेलिजेंस हो गया, अब ये कॉन्सेप्ट है. ठीक है, यहाँ पे ही हम इंटेलिजेंस में अगर आईक्यू मेजर कर रहे हैं तो वो एक कॉन्स्ट्रक्ट है. इंटेलिजेंट कोशेंट जो कि मेजर हम कर रहे होते हैं उसको हम कॉन्स्ट्रक्ट कहते हैं, और जो उसकी जनरल टर्म है यानी इंटेलिजेंस वो एक कॉन्सेप्ट है. कंस्ट्रक्ट में हम ये कह सकते हैं अ कॉन्सेप्ट विद अ स्पेसिफिक साइंटिफिक पर्पस. फॉर एग्जाम्पल जिसको हम ऑपरेशनलाइज कर सकते हैं. इट कैन बी मेजर्ड एंड इट कैन बी स्टडीड. फॉर एग्जाम्पल इंटेलिजेंस कोशेंट. Then there are some other terms. Variable, कोई भी कंडीशन, कोई भी इवेंट, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी एट्रीब्यूट जो कि आप ये कह सकें कि डिफरेंट वैल्यूज़ में डिफरेंट टाइम पे और डिफरेंट लोगों के साथ हो सकता हो. फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ है तो उसके अंदर चेंज आता है. जैसे हमारी एज होगी, टेम्परेचर में चेंज आता है, इंटेलिजेंस में चेंज आता है, जीनोफोबिया है. अब ये एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर चेंज आता है, वेरिएबल है. ठीक है, जीनोफोबिया इज एक्चुअली कि हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी टर्म है कि जो कि वेरी कर सकती है पर्सन टू पर्सन. ठीक है ना. और कांस्टेंट यानी कि वो चीज़ जो कि फिक्स्ड है, वन वैल्यू है गिवन टाइम में, जिसमें चेंज या वेरिएशन नहीं हो सकती. वैसे साइकोलॉजिकल टर्म्स जितनी भी हैं उसमें वेरिएशन लाजमी आती हैं. ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि जो है वो उनके अंदर चेंजेस नहीं आते. ज़्यादातर हम वेरिएबल्स को ही स्टडी कर रहे होते हैं. अब जीनोफोबिया में क्या होता है कि जैसे लोग ये एक्चुअली फोबिया है जिसमें हम लोगों से, अजनबी लोगों से जो स्ट्रेंजर्स होते हैं उनसे बात नहीं करते. उनका फियर होता है कि हम उनसे बात करेंगे तो किसी किस्म का भी हो सकता है कि या तो वो हमें नेगेटिवली इवैल्यूएट करेंगे या फिर वो कुछ भी बोल देंगे. फोबिया है तो कुछ भी. ठीक है, अजनबी लोगों से, स्ट्रेंजर्स से फोबिया होना, डर होना, उनसे बात ना करना. देन वी हैव इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. जब भी हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तो हम वो वेरिएबल की बात कर रहे होते हैं दैट द एक्सपेरिमेंटर हैज सम डायरेक्ट कंट्रोल ओवर, जिसको वो मैनिपुलेट कर सके. ठीक है, इन एक्सपेरिमेंट आईवीज आर द कॉज और नॉन एक्सपेरिमेंट में आईवी जो है वो इन्फ्लुएंसेस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक्स कॉजेज वाई. ठीक है, अब एक्स कॉज है तो वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास आउटकम वेरिएबल है या वेरिएबल जो कि इन्फ्लुएंस हो रहा होता है या जिसकी वजह से, फॉर एग्जांपल आईवी को चेंज करने की वजह से उसका रिजल्ट टीवी पे शो हो रहा हो. ठीक है, देन वी हैव डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस वेरिएबल. डिस्क्रीट वेरिएबल वो वेरिएबल है जिनको हम फाइनाइट नंबर या फिर रिस्ट्रिक्टेड सेट ऑफ वैल्यूज के ऊपर उनको ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप ये देख लें कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग 100 ए ग्रेड. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, ठीक है, वो अपनी सैलरी को गिन सकता है. वो डिस्क्रीट वेरिएबल है कि मैं सालाना या माहाना कितना कमा लेता हूँ. इट कैन ओनली टेक ऑन द होल वैल्यूज. ठीक है,
कॉन्टिन्यूस वेरिएबल वो है जो कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज पे होते हैं, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर हो गया, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही हो, पॉइंट ऊपर नीचे भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूटी जिसके अंदर आ जाती है, ठीक है। द डिफरेंस ऑफन लिमिटेड ओनली बाय द प्रिसीशन, यहाँ पे डिफरेंस प्रिसीशन की बेसिस पे आ रहा होता है, प्रिसीशन यानी एक्यूरेट वैल्यू की बेसिस पे। वैसे तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, राउंड ऑफ कर रहे होते हैं। अब नंबर ऑफ चिल्ड्रंस को तो हम राउंड ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन टेम्परेचर चूंकि पॉइंट्स में भी आ सकता है, ठीक है, इसी तरह से डिफरेंसेस उनके अंदर आ जाते हैं। देन वी हैव द बेसिक कॉन्सेप्ट टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट। ये हम पिछली वीडियो का एक तरह से रिवाइज भी करे हैं कि टेस्ट हमने उसमें भी डिस्कस किया था कि टेस्ट क्या है, साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या है, साइकोमेट्रिक्स क्या है। ये एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगी। टेस्ट एक्चुअली एक मेजरमेंट डिवाइस या टेक्निक है जिसमें हम किसी भी बिहेवियर को क्वांटिफाई करना चाह रहे हैं या फिर उसके किसी भी बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग या प्रेडिक्शन चाह रहे हैं। इसके अलावा जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है, ये हमारे पास वो सेट ऑफ आइटम्स होते हैं जो कि किसी भी इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक को मेजर करे जो कि उसके बिहेवियर के साथ एसोसिएटेड है। अब बिहेवियर दो तरह के होते हैं, एक होता है ओवर्ट बिहेवियर एंड द सेकंड वन इज कोवर्ट बिहेवियर। ओवर्ट बिहेवियर इज ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, ठीक है, जो नजर आ रहा हो, ओवर से निकला हुआ है, और कोवर्ट मीन कवर्ड, जो कि आपके अंदर का है, जो छुपा हुआ है, ठीक है। अब उसको हम कोवर्ट बिहेवियर कह सकते हैं। Then coming toward the types of test में the first category is individual test versus group test। अब individual test वो टेस्ट है जो कि हम सिंगल पर्सन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल वेस हो गया, MMPI हो गया, ठीक है। इसके अलावा ग्रुप टेस्ट है, ग्रुप टेस्ट वो सिंगल एग्जामिनर तो है लेकिन वो ग्रुप ऑफ पीपल पे अप्लाई करेगा, जिसमें सेट हो गया, GRE के टेस्ट हो गए, ये तमाम टेस्ट जो कि हम गेट का टेस्ट हो गया, NTS हो गया, ठीक है, ये तमाम टेस्ट ग्रुप टेस्ट हैं। इंडिविजुअल टेस्ट में सिंगल पर्सन जो है उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है और ग्रुप टेस्ट में नंबर ऑफ पीपल के ऊपर अप्लाई किया जाता है। देन वी हैव ह्यूमन एबिलिटी टेस्ट, जिसमें फर्स्ट है अचीवमेंट टेस्ट, यानी इंडिविजुअल ने कितना सीख लिया हुआ है वो हम अचीवमेंट टेस्ट के थ्रू मेजर कर रहे होते हैं। ज़्यादातर जैसे देखें जो हमारे टेस्ट हो रहे होते हैं एक क्लास से प्रमोट होने के लिए दूसरी में, ठीक है, तो वो अचीवमेंट टेस्ट होते हैं। देन वी हैव एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें हम इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी को देखते हैं कि उसने जो सीखा है तो उसमें से उसका अपना पोटेंशियल क्या है। सब बच्चों को एक जैसा पढ़ाया जाता है लेकिन आउटकम सबका डिफरेंट होता है, ये है एप्टीट्यूड टेस्ट। हर बंदे की अपनी कैपेसिटी है, हर अपना पोटेंशियल है, उसी के हिसाब से वो उसका रिस्पॉन्स करेगा या आउटपुट देगा। Then we have intelligence test. It actually measure the person's general potential to solve problem. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है या नहीं, वो किसी भी नॉवल सिचुएशन में, न्यू सिचुएशन में जाए तो अडेप्ट कर लेगा या नहीं, और उसको अपनी एक्सपीरियंसेस से कितना सीखने को मिला है। अब इंटेलिजेंस जो है ना उसको हम लिमिटेड कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो बड़ी कंसेप्चुअल से जो भी आइटम्स हैं या टेस्ट हैं उनको कर पा रहा है तो इट्स मीन कि वो इंटेलिजेंस है। नो, इंटेलिजेंस इजंट इट। इंटेलिजेंस क्या है कि एक बंदा जो है वो इंटेलिजेंस में किसी भी तरह से किसी भी लेवल पे वो इंटेलिजेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो डिजिट्स वगैरह में, मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है तो वो इंटेलिजेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल वो किसी भी किस्म की एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में बहुत अच्छा है तो वो कर सकता है। एनालिटिकल में बहुत अच्छा है तो वो इंटेलिजेंट हो सकता है। इंटेलिजेंस के डिफरेंट लेवल्स हैं। इसके अलावा जनरली अगर हम बात करें तो वो बंदा जो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, उसके अंदर इतनी पोटेंशियल हो, वो किसी भी न्यू सिचुएशन को अडॉप्ट कर सके और अपनी एक्सपीरियंसेस से सीख सके। देन वी हैव पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट और प्रोजेक्टिव टेस्ट आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट पर्सनैलिटी टेस्ट है और प्रोजेक्टिव भी पर्सनैलिटी टेस्ट है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में स्पेसिफिक स्टिमुलस प्रेजेंट किया जाता है और स्पेसिफिक आंसर चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल यू हैव टू से येस और नो, यू हैव टू से ट्रू और फॉल्स, ठीक है, जस्ट आपने यही बताना होता है। देन वी हैव प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट। प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट में आप जो है वो एम्बिगुअस स्टिमुलस देते हैं, कोई स्पेसिफिक स्टिमुलस नहीं होता और आप क्या करते हैं कि लेस स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज को ले रहे होते हैं। यानी आपने स्पेसिफाई नहीं करना कि ये आप देखिए आपको पिक्चर में क्या नजर आ रहा है, पिक्चर में कोई एनिमल नजर आ रहा है तो वो आप स्पेसिफाई कर देते हैं, ठीक है, हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल इंक ब्लॉट टेस्ट है, ड्राइंग टेस्ट है, फोटोग्राफ है, रोशा का टेस्ट है, DAT, ये सारे प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट है। हम अपने क्लाइंट को कभी भी नहीं कहते, हमारे पास जो भी पर्सन आ रहे हैं हम कभी भी उसको नहीं कहते कि आपको इसमें कौन सा जानवर, कौन सी बिल्डिंग या कुछ भी नजर आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रोशा की बात करूँ या फिर DAT में मैं कन्फाइन कर दूँ कि किस तरह की स्टोरी है, आप बता दें कि फैमिली लाइफ है या कुछ भी, तो हिंट्स नहीं देते, क्लूज हम बिल्कुल भी नहीं देते।
देन वी हैव हिस्ट्री ऑफ साइकोमेट्रिक्स, जिसमें चाइनीज़ इन्फ्लुएंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। देन डार्विन एंड गैल्टन, जिन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की थी। देन वी हैव एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट, फिर उसके बाद मेंटल डेफिशिएंसी के बारे में बात की गई। इंटेलिजेंस टेस्टर्स आए और फिर पर्सनैलिटी टेस्टर्स आए, यानी कि इनके ऊपर टेस्टिंग पे काम किया गया, असेसमेंट पे काम किया गया। चाइनीज़ इन्फ्लुएंसेस में सबसे पहले तो ये कि सिविल सर्विस टेस्टिंग जो थी चाइना में, उसके एविडेंसेस वहाँ से आपको मिलते हैं कि साइकोमेट्रिक की जो स्टार्ट हुई थी वो 2000 BCE से स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा 206 BCE से लेके 220 CE तक जो हैन डायनेस्टी थी चाइना में, उन्होंने टेस्ट बैटरीज बनाई थी। इसमें दो या दो से ज़्यादा जो टेस्ट थे उनको इकट्ठा यूज़ किया जाता था, बैटरीज की फॉर्म में यूज़ किया जाता था। और जो टेस्ट टॉपिक थे उसमें सिविल लॉ, मिलिट्री अफेयर्स, एग्रीकल्चर, रेवेन्यू और जियोग्राफी पे क्वेश्चन किए जाते थे। अब उनके जो टेस्ट थे वो सिर्फ इसी से रिलेटेड थे। यहाँ पे आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रहा पर्सनैलिटी की बात हुई है, यहाँ पे आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रहा कि इंटेलिजेंस की बात हुई है, ठीक है। देन वी हैव 1368 CE to 1644 CE। अब ये मिंग डायनेस्टी जो थी चाइना में, उन्होंने मल्टी स्टेज टेस्टिंग दी थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने 3 लेवल बनाए थे, लोकल टेस्ट, प्रोविंशियल कैपिटल टेस्ट और फिर उसके बाद नेशनल कैपिटल टेस्ट। वो लोग जो कि नेशनल टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते थे वो ही एलिजिबल होते थे पब्लिक ऑफिसर की जॉब के लिए। देन वी हैव 1832, जिसमें इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उन्होंने इस चाइना के जो चाइनीज़ थे उनके सिस्टम को कॉपी किया और फिर उन्होंने जो अपने एम्प्लॉयज़ थे उनको सिलेक्ट करने के लिए भी इसी को ही यूज़ किया, इसी सिस्टम को। 1855 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिलेक्शन एग्जामिनेशन को अडॉप्ट किया, जो उन्होंने मतलब अप्लाई किया था। फ्रेंच और जर्मन गवर्नमेंट ने भी बाद में इसको फॉलो कर लिया था बहुत जल्दी। 1883 में यूएस एस्टैब्लिश द अमेरिकन सिविल सर्विस कमीशन, ठीक है। इन्होंने ACSC बनाया था और फिर उसी से ही उन्होंने क्या किया था, कंपेटिटिव एग्जामिनेशन को डेवलप कैसे करना है, एडमिनिस्टर कैसे करना है, किस लिए, गवर्नमेंट सर्विस जॉब के लिए। 1883 में जाके यूएस में भी इन्हीं सिस्टम को फॉलो किया गया था। चेंजेस उसमें आती गई, इम्प्रूवमेंट्स ऑब्वियसली होती गई, ठीक है। देन वी हैव इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जैसे कि मैंने बताया डार्विन और गाल्टन दोनों ने इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस डिस्पाइट और सिमिलैरिटीज, नो टू ह्यूमंस आर एग्जैक्टली अलाइक। बिल्कुल ऐसा ही है, दो कोई भी पर्सन है, उनकी आंखों का कलर टोटली डिफरेंट है, उनकी स्किन का कम्प्लेक्शन टोटली डिफरेंट है, बालों का टेक्सचर बिल्कुल अलग से है, ठीक है। उनके बात करने का तरीका, उनकी आवाज़, हर बंदा दूसरे से डिफरेंट है। अब फिजिकल अपीयरेंस डिफरेंट है तो जो सोचने का तरीका है, जो सोचने का पैटर्न है, वो भी एक दूसरे से डिफरेंट है। अब वाई का आंसर डार्विन ने दिया था कि सम ऑफ दीज इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर मोर अडॉप्टिव देन अदर, दीज इंडिविजुअल डिफरेंसेस ओवर टाइम लीड टू द मोर कम्प्लेक्स इंटेलिजेंट ऑर्गेनिज्म। अब पहले तो ये था कि आपको क्यों लगता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, बिकॉज फिनोटाइप और जीनोटाइप के बारे में अगर आप लोग अवेयर हों तो फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है, और जीनोटाइप यानी कि जो हमारे जेनेटिक मेकअप है उसकी बात होती है। तो हर बंदे का डिफरेंट है। थोड़ी बहुत अगर आपकी रिसेम्बलेंस आ रही है अपनी फैमिली मेम्बर में तो वो जीनोटाइप की वजह से हो सकती है, फिनोटाइप में भी आ सकती है, लेकिन जीन्स की वजह से भी आपके अंदर सिमिलैरिटीज आ रही है। अगर आपका जीनोटाइप जो है वो सिमिलर है तो फिनोटाइप ऑब्वियसली वो सिमिलर ही होगा। Galton actually noted that the person with a mental retardation also tend to have a diminished ability to discriminate among heat, cold and pain। यानी कि जो MR से सफ़र कर रहे हैं वो लोग उनको हीट में, उनको कोल्ड में और पेन में डिस्क्रिमिनेट करना और उनको एक्सपीरियंस करने में उनकी जो एबिलिटी है वो बहुत कम होगी। इसके अलावा जो गैल्टन था, ही वॉज एक्चुअली कंसिडर द फाउंडर ऑफ साइकोमेट्रिक्स, सम हाउ कंसिडर एज अ फाउंडर ऑफ साइकोमेट्रिक। इसके अलावा उसने डिफरेंट रेटिंग स्केल्स और क्वेश्चनियर्स दिए थे। ही वॉज द फर्स्ट टू डॉक्यूमेंट इंडिविजुअलिटी ऑफ फिंगरप्रिंट्स। इसने फिंगरप्रिंट्स के बारे में बात की थी कि हर एक बंदे के फिंगरप्रिंट्स जो है वो दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ही स्टडीड एफिकेसी ऑफ अ प्रेयर। He was first to apply the statistics in the measurement of a human and he was the founder of eugenics, ठीक है। गैल्टन के कुछ फेमस स्टूडेंट थे जिसमें कार्ल पियर्सन और जेम्स मैकीन कैटेल या कैटल, आप जो भी पढ़ें उनका नेम आता है। कार्ल पियर्सन जो थे वो ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ गैल्टन और इसके अलावा उन्होंने गैल्टन के ही काम को आगे करके स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट भी दिया था। जेम्स मैकीन कैटेल जो था, ही वॉज फर्स्ट टू यूज़ द टर्म मेंटल टेस्ट और उसने यूएस डिसर्टेशन में रिएक्शन टाइम बेस्ड के ऊपर भी बात की थी, ठीक है। उन्होंने जो गैल्टन का काम था उसको इसी तरह से ही कहा था कि जो रिएक्शन टाइम बेस्ड कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे उसने इसको डिस्कस किया था।
देन विल टॉक अबाउट हिस्ट्री ऑफ साइकोमेट्रिक्स। तो इसमें जो अर्ली एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे जिनमें जो नाम आते हैं जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट है, जिसने मैथमेटिकल मॉडल दिया था माइंड का, एंड ही वाज द फाउंडर ऑफ पेडागोजी एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। ही वेंट अगेंस्ट कैंट। ठीक है, ये एक बंदा था जिसके अगेंस्ट गए थे और इन्होंने एकेडमिक डिसिप्लिन को कहा था कि पेडागोजी एक एकेडमिक डिसिप्लिन है। अर्न्स्ट हेनरिक वेबर जो थे, ही गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंसरी थ्रेशोल्ड, या फिर जीएनडी जिसको हम बहुत ज़्यादा वेबर्स लॉ के साथ पढ़ते हैं, इन्होंने वेबर लॉ भी दिया था। ठीक है, जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस के बारे में इन्होंने बात की थी कि हमारी जो सेंसरी थ्रेशोल्ड है और जो जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस है वो क्या कॉन्सेप्ट है। इंशाल्लाह इस पे भी एक दिन बात ज़रूर करेंगे। देन वी हैव गेस्टॉक थ्योडर फैक्नर। ही गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंसरी थ्रेशोल्ड ऑफ एक्सपीरियंसेस, लेकिन मैथमेटिक्स की टर्म में। ही वाज फाउंडर ऑफ साइकोफिजिक्स। ठीक है, ही वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द फाउंडर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। वेबर फैक्नर लॉ जो था, फर्स्ट टू रिलेट सेंसेशन एंड स्टिमुलस, एंड ही वॉज कंसिडर्ड एक्चुअली द फाउंडर ऑफ साइकोमेट्रिक्स। अब देखें, इनको फाउंडर ऑफ साइको फिजिक्स भी कहा जाता था, फाउंडर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहा जाता था, एंड ही वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड एज समहाउ कंसिडर्ड एज अ फाउंडर ऑफ साइकोमेट्रिक्स। अब वेबर लॉ जो था और जो वेबर फैक्नर लॉ है, ये वही है जिसमें उन्होंने JND की बात की और सेंसरी थ्रेशोल्ड की बात की थी। इसके अलावा जो फैक्नर था उसने और काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट को इन्फ्लुएंस किया था अपनी वर्किंग से, जिसमें वुंड और फ्राइड भी आ जाते हैं। विलियम वुंड जो था, ही वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द फाउंडर ऑफ साइकोलॉजी, फर्स्ट टू सेट अप अ साइकोलॉजिकल लैब। ठीक है, और एडवर्ड टिचनर जो थे, ही सक्सीडेड वुंड और उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट अमेरिका में लाया था। हिज ब्रेन इज स्टिल ऑन डिस्प्ले इन द साइकोलॉजी डिपार्टमेंट एट कॉर्नेल। फैक्नर जो था, जिन्होंने और कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस किया था, उसमें गाय मॉन्ट्रोस विपल आ जाते हैं। ही वाज द स्टूडेंट ऑफ टिचनर। ही वाज पायनियर ऑफ द ह्यूमन एबिलिटी टेस्टिंग। ही कंडक्टेड नंबर ऑफ अ सेमिनार दैट चेंज्ड द फील्ड ऑफ अ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। APA issued its first set of standards for professional psychological testing because of his criticism. इसके अलावा जो हमें नाम सुनने को मिलता है वो है लुइस लियोन थर्स्टन। इन्होंने फैक्टर एनालिसिस में अपनी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दी थी, एंड ही अटेंडेड द विपल सेमिनार, और उन्होंने कहा था कि अप्रोच टू मेजरमेंट वाज टर्म द लॉ ऑफ कंपैरेटिव जजमेंट। इसके अलावा और भी काफ़ी साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट दिया, बट नाउ विल टॉक अबाउट इंटेलिजेंस टेस्टिंग। इंटेलिजेंस टेस्टिंग में जो सबसे पहले नाम आता है वो है एल्फ्रेड बिनेट का। 50 years आफ्टर सैंगविन। ठीक है, सैंगविन एंड स्क्विरल 1905 में इन्होंने एक फ्रेंच सोसाइटी फॉर साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ द चाइल्ड बनाई थी, और जिसमें उन्होंने अपने जो फ्रेंच मिनिस्टर थे उनको ये कहा था कि उन बच्चों के लिए स्पेशल क्लासेस रखें जो कि नॉर्मल स्कूलिंग में फेल हो जाते हैं। और जो मिनिस्टर था उन्होंने जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनको सपोर्ट किया, एंड ही रिक्वायर्ड अ वे टू आइडेंटिफाई द चिल्ड्रन, कि कैसे हमें पता चलेगा कि ये बच्चे नॉर्मल से मतलब नॉर्मल स्कूलिंग को रिस्पॉन्ड ठीक से नहीं कर पा रहे। तभी एल्फ्रेड बीने ने एक फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था जिसको बीने साइमन स्केल ऑफ 1905 कहा जाता है। 30 आइटम्स थे इंक्रीजिंग डिफ़िकल्टी के साथ। इंक्रीजिंग डिफ़िकल्टी मीन्स के जो स्टार्टिंग के आइटम्स थे वो इजी थे और फिर बाद में डिफ़िकल्ट आइटम्स थे। इसमें स्टैंडर्डाइज एडमिनिस्ट्रेशन की गई थी, सेम इंस्ट्रक्शन और फॉर्मेट था जितने भी स्टूडेंट्स थे उनके लिए। ठीक है, फॉर ऑल स्टूडेंट्स, फॉर ऑल चिल्ड्रन। स्टैंडर्डाइजेशन सैम्पल में क्या किया था, उन्होंने एक नॉर्म क्रिएट किया था कि जिससे परफॉर्मेंस जो बच्चे की थी उसको कंपेयर किया जाएगा दूसरे बच्चों की परफॉर्मेंस के साथ। एल्फ्रेड बीने ने स्टैंडर्डाइजेशन सैम्पल जो लिया था उसमें 15 नॉर्मल बच्चे लिए थे, एज 3 से लेके 11 ईयर तक, और कुछ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रंस भी लिए थे। 1908 में बीने साइमन स्केल की रिवीजन हुई थी। इसमें मोर आइटम्स ऐड किए गए थे और इसकी रिलायबिलिटी भी ज़्यादा थी। बेटर स्टैंडर्डाइजेशन सैम्पल था। पहला 50 नॉर्मल चिल्ड्रंस लिए गए थे, यहाँ पे 300 नॉर्मल चिल्ड्रंस लिए गए थे, और यहाँ पे मेंटल एज का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करवाया गया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। इसके अलावा वर्ल्ड वॉर 1 में रॉबर्ट यर्क्स जो था
उन्होंने सोचा कि लार्ज स्केल ग्रुप को बनाने की ज़रूरत है जो कि हम आर्मी पे अप्लाई कर सकें, और इसके लिए आर्मी अल्फ़ा और आर्मी बीटा टेस्ट भी बनाए गए थे। आर्मी अल्फ़ा टेस्ट जो था उसमें रीडिंग एबिलिटी को चेक किया जाता था, उसमें उसकी रिक्वायरमेंट थी, लेकिन आर्मी बीटा में बिल्कुल भी रीडिंग एबिलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं थी कि एक अनएजुकेटेड पर्सन के ऊपर भी वो अप्लाई किया जा सकता था। खैर, बहरहाल आर्मी कमीशन यूरोकीज जो थे, देन द हेड ऑफ द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, उन्होंने 2 तरह के टेस्ट दिए थे, जिनको मैंने बता दिया कि एक आर्मी अल्फा था और एक आर्मी बीटा था। टेस्टिंग प्रिंसी जो था उसने वर्ल्ड वॉर 1 को और 1930s को हिट किया था, मतलब इसी के दौरान ही ये कॉन्सेप्ट आए थे। राइज यानी 1920s एंड फॉल यानी 1930s, स्लो राइज यानी 1940s। फिर उसके दौरान भी पर्सनालिटी टेस्टिंग जो थी वो इंट्रोड्यूस करवाई गई। अब इनमें बेसिकली इनका पर्पज़ यही था कि पर्सनालिटी ट्रेट्स को मेजर करना। अब ट्रेट क्या है कि हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है कि हमने किस तरह से एक्ट करना है, किस तरह से सोचना है, किस तरह फील करना है, और वो भी कब, डिफरेंट सिचुएशन के अंदर। फर्स्ट राइज एंड फॉल स्ट्रक्चर टेस्ट आया था वुडवर्ड का पर्सनल डेटा शीट, जो कि एक फर्स्ट ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट था, जिसका बेसिकली काम क्या था कि जो साइकेट्रिक इंटरव्यूज हैं उनको अंडरस्टैंड करना। ये टेस्ट जो है वो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 डेवलप हो गया था, एंड इट वाज डिजाइन टू स्क्रीन आउट द सोल्जर्स अनफिट फॉर द ड्यूटी। यानी वो सोल्जर्स जो अपनी ड्यूटी के लिए अनफिट है उनको जस्ट स्क्रीन आउट करना था, एंड मिस्टेकनली अज्यूम दैट अ सब्जेक्ट रिस्पॉन्स कुड बी टेकन एट अ फेस वैल्यू। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही थी कि जो सोल्जर्स थे उनको स्क्रीन आउट करना जो कि अपनी ड्यूटीज़ के लिए फिट नहीं थे। वुडवर्ड का टेस्ट जो है वो टेस्ट आइटम कुछ इस तरह से थे, जो कि इन द फॉर्म ऑफ येस और नो आपने आंसर करना होता था तब जब अप्लाई किया जाता था। देन स्लो राइज प्रोजेक्टिव टेस्ट आए थे, फिर उसके बाद हार्मन रोशा इन प्लॉट टेस्ट आया था 1921 में, और ये एक ऐसा टेस्ट है जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और ये बेस्ट प्रोजेक्टिव टेस्ट है, प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट है। जैसे कि रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट की यहाँ पे आपको एग्जांपल नज़र आ रही है, कुछ इसको किस तरह से परसीव करेंगे। जो भी बंदा अगर एज अ होल इसको परसीव कर रहा है तो उसकी पर्सनैलिटी डिफरेंट है, अगर एज अ पार्ट परसीव कर रहा है तो उसकी पर्सनैलिटी डिफरेंट है, ठीक है। अगर इसको एनिमल कंसिडर कर रहा है तो उसकी पर्सनैलिटी डिफरेंट है, अगर इसको ह्यूमन की तरह से लेके आ रहा है, इसके किसी पार्ट को या कुछ भी बिल्डिंग वगैरह लेके आ रहा है, तो वो उसकी पर्सनैलिटी की प्रोजेक्शन होगी। Then we have thematic perception test, TAT, हेनरी मरे और क्रिस्टियाना मॉर्गन ने 1935 में दिया था। इसमें कुछ एम्बिगुअस पिक्चर्स रखी गई थी और ये मोर स्ट्रक्चर था रोशा के टेस्ट से। इसमें सब्जेक्ट को पिक्चर्स दिखाई जाती थी और फिर उसको कहा जाता था कि वो स्टोरी लिखे। What has led up to the situation shown, what is happening at the moment, what are the characters are feeling and thinking, and what is the outcome of the story। ठीक है। थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट की यहाँ पे आपको एग्जाम्पल एक नज़र आ रही है। Then we will talk about the second coming of the structure test, जिसमें early 1940s में structure test आए थे जो कि better psychometric property की basis पे develop किए गए थे, जो कि MMPI था 1943 में। अब MMPI मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री थी, ये वुडवर्ड के टेस्ट की तरह ही थी, लेकिन इसमें कुछ assumptions जो थी वो ज़्यादा थी। Meaning of the test response could only be determined by the empirical research, और most widely used जो थे इसकी version number 2 थी and version number A थी। Then we'll talk about 16 personality factor questionnaire. Raymond Cattell था, he gave this concept in early 1940s, और उसने फैक्टर एनालिसिस की बेसिस पे इसको कहा था कि 16 पर्सनालिटी फैक्टर बनाया गया था, और उसका बेसिकली पर्पस क्या था कि कौन से ऐसे डायमेंशंस हैं या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको देखते हुए हम लार्जेस्ट नंबर ऑफ वेरिएबल्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। वेरिएबल मीन हर एक इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी है वो किस तरह से डिफर कर रही होती है। ये सब तो था साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो हम और डिस्कस करेंगे साइकोलॉजिकल असेसमेंट के बारे में। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद अदर्स। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।